कई बार इस प्रकार से लगता है कि शायद मुझे बेईमानी का पैसा हजम नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपकी कामयाब होने के चांसेस 50 से 100% हो सकते हैं। मैंने अपने बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ के, और मुझे जॉब से निकाल दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी बेईमानी है। नमस्कार। आज इस अवध की धरती पर अपने आप को आप लोगों के बीच में पाकर आई एम सो हैप्पी। पिछले ही दिनों जब आपके यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स और आपके नोएडा यूनिट के कुछ लोग मेरे शो पे आए नोएडा में, उनसे मैंने वादा किया था कि जल्दी लखनऊ आऊँगा, और वो संयोग इतनी जल्दी बैठेगा मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर मैं बहुत खुश हूँ। किसी विषय पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो विषय है कि क्या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्या कामयाब होने के लिए ऑनेस्टी ज़रूरी है, ईमानदारी ज़रूरी है, या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डंडी मार भी लिया जाए तो कोई बुराई नहीं। तो उस विषय पर बात करें उससे पहले यदि आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न, कोई बात ऐसी उठ रही हो जो आप शो शुरू होने से पहले कहना चाहते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। आपकी कोई बातें हो तो उसका जवाब भी देना भी चाहूँगा। कुछ हो तो बताइए। मैंने आपके कई शोज़ देखे हैं सर, एंड यू आर माई आइडल। मैं अपने बिजनेस वर्ल्ड में आपको मैं अपना आइडल मानता हूँ। जब आपने जी चैनल शुरू किया, आपके एक शो में मैंने देखा कि आपने बताया कि जो शो की टीआरपी थी वो काफ़ी कम हो गई थी एक टाइम पे, तो आपने कैसे ओवरकम किया? क्या आपको नहीं लगता ऑनेस्टी इसका एक रीज़न है जो आपने ओवरकम किया इससे? बैठिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए, टीआरपी कम होना, ज़्यादा होना, ये जिस प्रकार से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट लाइफ में नहीं है। तो बिजनेस में ये मान लीजिए मीडिया का काम है तो उसमें टीआरपी ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली लगे रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की हार तभी होती है जब आप हार मान लें। कहें तो मैं वहीं नीचे आके आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल बहुत ऊंची स्टेज थी। हाँ, आपको क्या लगता है कि सच्चाई कामयाबी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, या थोड़ी ज़रूरी है? कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां अगर हम ऑनेस्ट हैं तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, और कोई? सर, मुझे ये पूछना था, हैव यू एवर एक्सपीरियंस लॉस फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ राइट, और आपने ओवरकम कैसे किया उससे? मुसीबतें जब आती हैं ज़िंदगी में, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि वो ईमानदारी से ज़्यादा जल्दी ठीक की जा सकती हैं बजाय इसके कुछ मैनिपुलेशन करने के। Sir, my question is, we are talking about here honesty. Sir, in my point of view, I am in the side of strength. Honesty is a strength in my point of view, because it's influence transparency in yourself. Sir, in one of your show, I heard आपने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि आपके बिजनेस में एक बार ये हुआ था कि आपका जो सर प्रोडक्ट था, जो भी कॉमोडिटी थी, वो एक पार्टी जो है कॉम्पिटिटर को भी नहीं सेल होने देती थी, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स की कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, और वो प्रोडक्ट्स अपने पास ऐसा डंप कर रहे थे वो। तो सर, ऑनेस्टी, इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर सेल्फ, तो आप खुद के इन्वायरमेंट में को ऑनेस्ट कर सकते हो आप। बट हाउ कैन यू चेंज द ओवरऑल सिस्टम इफ यू आर ऑनेस्ट? सिस्टम इज नॉट ऑनेस्ट, सर। देयर इज अ लॉट्स ऑफ अनएथिकल मीन्स इन द सिस्टम्स. तो हाउ कैन यू चेंज द सिस्टम्स by putting the ethical means through this honesty, through the tools of honesty, we can say? बड़ा अच्छा सवाल है. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू. आज ही सुबह मेरे पास एक हमारे इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट आए
मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक स्टेट के मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं वो। तो मुझे कहने लगे कि साहब मैंने अपने मुख्यमंत्री फलां को एक सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी, इसलिए वो हार गए, इलेक्शन हार गए। मैं क्या सलाह थी आपकी? कहा जी सलाह मैंने ये दी थी, देखो भैया किसी ईमानदार आदमी को रोंग साइड में रब मत कर देना। आपको बेईमान लोग मिलते हैं, भ्रष्ट लोग मिलते हैं, आप उनको कुछ भी करो, उठा के अंदर भी कर दो, जेल में भी डाल दो, कुछ भी कर दो आप, लेकिन कोई सच्चा आदमी अगर मिले उसके साथ पंगा मत लेना। तो आपने जो कहा सच्चाई के पर रहने के कुछ नुकसान हैं, लेकिन आज का युग का समाज में कोई भी व्यक्ति हो, देश में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप अपनी ईमानदारी पर हैं तो आपसे लोग डरेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ईमानदारी या ऑनेस्टी वो भी बहुत प्रकार की है। आप केवल पैसे के लेन देन में ईमानदार हैं, वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, सबको समझ आती है। लेकिन मैं आपको कुछ सिचुएशन आपको दूंगा, आप उनको सोच के बताएं मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों की निगाह में क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे वो पूरे ईमानदार थे कि नहीं? अगर मनमोहन जी की बात की जाए तो वो एक पूरे ईमानदार व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से। और अगर इंडिया की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही सोचते हैं कि मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी के परस्पेक्टिव से हम देखेंगे तो मनमोहन सिंह एक बहुत ईमानदार व्यक्ति थे उनके लिए, बट अगर हम इंडिया की जनता की नज़र से देखते हैं उन्हें तो शायद वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह ईमानदार थे। किस प्रोस्पेक्टिव में? अगर पैसे की बात की जाए, उन्होंने कोई ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ करप्शन किया, बट मोरली मैं नहीं कह सकता कि वो करप्ट नहीं थे या मोरली, क्योंकि मैं अगर हूँ, मैं एक सपोज मैं कोई भी बंदा हूँ, अगर मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लोग गलत काम कर रहे हैं और मैं उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मोरली ये गलत है। जैसे करप्शन, अभी किसी भाई साहब ने शो शुरू होने के पहले कहा था कि करप्शन क्या होता है। दिक्कत क्या है हमारे समाज और हमारे देश में सर, हम करप्शन को सिर्फ एक लिमिटेड पैसे से जोड़ देते हैं। पैसा कभी भी तो करप्शन का एक बिल्कुल 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 आपने बड़ी अच्छी बात की। यही मैं आपसे आज इस शो में कहना चाहता हूं, ये आम परसेप्शन है, रियलिटी चाहे कुछ भी हो। और देखिए ये बात मानिए आप, आज के युग में नहीं, किसी युग से ले लीजिए, जो जनरल परसेप्शन होता है उसी पे ही दुनिया चलती है। सीता जी, जब राम और सीता ये सब वनवास से वापस आ गए और फिर सीता को बाहर जाना पड़ा क्योंकि परसेप्शन जनता का ऐसे था कि वो गलत थी, तो राम को उसको त्यागना पड़ा, उनको वापस भेजना पड़ा आश्रम में, अपने से अलग करना पड़ा। अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो, एक अच्छा भला अगर इंसान अगर ठीक स्थिति से रहता है, कई बार कहता है कि भाई पुलिस के पास गए, अपनी शिकायतें दर्ज की, कोई भी कारण से, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक गुंडे को अपने मोहल्ले के आसपास के कहीं से पकड़ता है, उसको कहता है भाई मेरा ये तकलीफ़ है, मेरा घर किसी ने दबा लिया, तो वो कुछ पैसे लेके उसका काम ज़रूर कर देता है, उसका घर खाली करा देता है, उसकी जो लेजिटिमेट बात है उसको ठीक करवा देता है। अब उसको क्या कहेंगे आप, बेईमान या गुंडा या ईमानदार, या क्या कहेंगे उसको? उसने अपना पूरा काम किया तो इसका मतलब ये निकला कि वो जो था वो अपने तरफ से ईमानदार था, क्योंकि उसे जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। चलिए दूसरा कोई व्यू बताइए। पहले जो भी वो आदमी था एक्चुअली वो गया, हमारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लॉ बनाया गया उसके पास, और वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ गया, बट उन्होंने कोई वहाँ से हेल्प नहीं पाई। तो फाइनली मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि इंसान मजबूर होता है किसी न किसी परिस्थितियों में, वो कहीं ना कहीं से अपना काम करवाना चाहता ही है। तो उस स्थिति में वो गया, किसी खुलीगन्स के पास गया, तो किसी के पीपल के पास गया, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका काम कराता है कहीं ना कहीं से। तो हमारे अनुसार एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हुआ, जो कि एक ऑल्सो सोसाइटी के लिए एक अच्छा सोशल वर्क कर रहा है। तो आई थिंक वो बेसिकली ईमानदार व्यक्ति हुआ।
सर पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए उस गुंडे को अपना काम ईमानदारी से करने का मौका मिले। अगर हमें ईमानदारी इंश्योर करनी है तो पूरी ईमानदारी चले, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। जी जी, बड़ी अच्छी बात। एक और स्थिति देखिए, एक बिजनेसमैन किसी भी प्रकार से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो अपना मैनिपुलेट करता है, कुछ भी करता है, उसमें 100%, 200%, 2000% तक प्रॉफिट करता है। क्या उसको आप ईमानदार कहेंगे या उसको बेईमान कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बिजनेसमैन अपना काम श्रद्धापूर्वक कर रहा है, वो अपने लिए ईमानदार है, क्योंकि उसके लिए उसका पहला मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि वो तो अपने आप उसको समझेंगे कि उसने अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया तो इसलिए वो ईमानदार है। जी बिल्कुल। चाहे उसने वो उस काम के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ा तो भी उसका धर्म है। बिल्कुल ठीक है सर, फिर से मैं वही बात करूंगा कि फिर ईमानदारी की बात आ गई। हाँ, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार हो सकता है, लेकिन फिर हमको समझना पड़ेगा मेरा आपके प्रति ईमानदारी हो सकता है, लेकिन इनके प्रति कुछ और नजरिया हो सकता है। अगर सोसाइटी, समाज की, देश की बात करें, उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है। चलिए, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। हमारे दर्शक जो अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं आज का कार्यक्रम, उनसे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज मैं आपसे लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और यूथ जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बिल्कुल लाइव वायर हैं। आपने उनके प्रश्न करने से पूछा, उनकी अकल से, उनकी अच्छे जवाब से समझा कि आज की ये डिबेट बड़ी अच्छी रहेगी और शायद आपको भी सबको घर में पसंद आ रही होगी, ऐसी मेरी इच्छा और कामना है। तो सौरभ ने जैसे कहा कि ईमानदारी एक बड़ा रिलेटिव, सब्जेक्टिव एक जवाब है। किसी व्यक्ति ने कहा कि उस बिजनेसमैन ने अपने लिए काम किया, उसका धर्म था अपना काम करना, अपना प्रॉफिट अर्जित करना। आपने कहा कि नहीं, अगर उन्होंने नाजायज़ प्रॉफिट कमाया है तो कहीं ना कहीं गलत पब्लिक के साथ किया है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न उठते हैं। और पिछले दिनों कोल स्कैंडल हुआ इस देश में। अब उसको निर्णय करने में सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल से कम 150 हेयरिंग हुई होंगी। कितने वकीलों को उसमें जुड़ना पड़ा, कितने लोगों को उसमें लगना पड़ा, पूरे मीडिया को उसने झकझोर के रख दिया, पब्लिक को झकझोर के रखा। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये सब इल्लीगल था। अब अगर इतना इल्लीगल को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसको, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पार्टी जिसको लीज दी गई कोल ब्लॉक की या जिसने कोल ब्लॉक की लीज दी, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने रिकमेंड किया, उसके बाद किसी और ने अगर पावर की वजह से कोल ब्लॉक दिया गया है तो पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया, तो सभी ने, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सब ने कहा कि मैं तो इसमें ईमानदार हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अप्लाई किया कोल ब्लॉक के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया, मैंने कहां से चोरी की। उसी का कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किसी को गिल्टी ठहराते हुए ये नहीं कहा कि इसको सज़ा भी दीजिए। उन्होंने कह दिया कि कोल ब्लॉक सारे इलीगल हैं, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी। जैसे कि 2G टेलीकॉम के मामले में कुछ लोगों को सीधा उठा के अंदर कर दिया, अरेस्ट किया, इस केस में नहीं किया गया। अब आप बताइए कि वो सारा जो एलोकेशन था और जितने लोग इन्वॉल्व थे, आप क्या कहेंगे कि सभी बेईमान थे या सभी ईमानदार थे? प्रश्न बड़ा मुश्किल है। सर, ईमानदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई बुरा काम कर नहीं रहे हो, अगर आप बुरा काम होते हुए देख भी रहे हो और उसे रोक नहीं रहे हो। इसी प्रश्न का जवाब दीजिए ना कि आपको इस सारे कोल गेट के प्रकरण में आपको क्या लगता है कि ईमानदार थे लोग कि बेईमान थे कि क्या था? सर, मॉरली अगर देखा तो सारे के सारे लोग बेईमान ही रहे होंगे। अच्छा,
चलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें कुछ डिसऑनेस्ट थे, कुछ साइलेंट ऑब्जर्वर थे। वो सिर्फ देख रहे थे कि गलत हो रहा है पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वो भी इस डिसऑनेस्टी, जो साइलेंट ऑब्जर्वर थे उनको आप क्या कहेंगे, डिसऑनेस्ट के ऑनेस्ट? पार्शियल डिसऑनेस्ट। पार्शियल डिसऑनेस्ट तो कुछ नहीं होता है ये तो चलिए, बड़ी अच्छी बात। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक जगह नौकरी अप्लाई करते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो चाहे वो प्राइवेट स्थिति में हो, और आप समझते हैं कि मैं तो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो नौकरी आपको ना दे के किसी की सिफारिश की वजह से दूसरे को दे देता है, और वो ये कहता है साहब इसमें तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको दूं या जिसको नौकरी ना दूं, आई एम द एम्प्लॉयर, मेरी स्वीट विल है, मैं किसको दूं किसको ना दूं नौकरी। आप उसको क्या कहेंगे, वो ईमानदार है कि बेईमान है? अच्छा, ये क्योंकि आपके ऊपर लागू होता है इसलिए आपने सबने कह दिया बेईमान है। अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं ऑनेस्टी के बारे में, हमने ये बात की है कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट पीपल परसीव। आई कैन बी ऑनेस्ट टू वन पर्सन एंड डिसऑनेस्ट टू अनदर। आई डिसएग्री विद दैट टू अ ह्यूज एक्सटेंट। आई थिंक ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, इट्स एब्सोल्यूट ऑल्सो। तो हाउ वी वुड डिफाइन ऑनेस्टी इज़ how we achieve our end. The means are as important as the end is. तो अगर इस मैनेजर ने based on performance ratings and everything उसने उन सब के बेसिस पे किसी और को प्रमोट किया है, then he is honest. But if he is just doing that out of his subjective liking for another person which is against the norm of the company, that is what defines his dishonesty. Very good. आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मानना ये है कि वो इंसान बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट था जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी के सिफारिश पे किसी को रखा है। अगर उसको सिफारिश पे ही रखना था तो उसको कॉमन एप्लीकेशन सबसे नहीं इनवाइट करनी चाहिए थी। वेरी गुड। अदरवाइज इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर ऑल। तो आपका ये कहना रहा कि जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो गलत था, वो ईमानदार नहीं था। बिल्कुल। सो देखिए, इस प्रकार से आपको क्या ईमानदारी है, क्या ऑनेस्टी है, क्या बेईमानी है, उसको इसी प्रकार से आपको टुकड़े कर करके पहचानना होगा। ये एक मेरा आज आप सबको कहने का मकसद था, और ये इतने प्रश्न पूछने का मकसद था। ना कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता थी, ना किसी कोल ब्लॉक वालों को खड़े करने की आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि उदाहरण से आप समझ सकते हैं बातें, और उनसे आपको समझ में आता है कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो एक सिस्टम के अंदर, पूरा सिस्टम ही लगा होता है उस गलत काम को करने में। कुछ एक प्रोसेस गलत होते हैं, कुछ इंडिविजुअल बेईमानी होती है, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, कुछ हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, उसको पूरी करने की वजह से हम गलत काम कर देते हैं। लेकिन आज के युग में आप इतना अपने माँ बाप का पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ कहीं कहीं से आके पढ़ रहे होंगे इस इंस्टीट्यूट में। मेरे जो व्यूअर भी घर बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी यूथ भी, और जो लोग बिज़नेस में भी लगे हैं, उनको भी बड़ी स्थितियाँ सामना करना पड़ती हैं कि कई बार एक छोटा जो बिजनेसमैन होता है उसको कई बार वो इनकम टैक्स का या कोई और सरकारी दफ्तर वाला आदमी कहता है, भैया तुम्हें जो बेईमानी करनी है, तुमको टैक्स रिटर्न गलत भरनी तो भरो, कोई बात नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। तुम अगर ईमानदारी से टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि मैं अपनी फ़ीस नहीं लूँगा तुमसे, तुम्हारी असेसमेंट पूरी करनी है तो मुझे तो पैसा चाहिए। आप वो बोलता है साहब मैंने तो ईमानदारी से रिटर्न भरी। अरे भाई भरी होगी तुमने, मुझसे मेरा क्या लेना देना। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन स्थिति प्रिवेलिंग है। हर एक व्यक्ति येन तेन प्रकारेण वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, वेल्थ हासिल करना चाहता है। अब उसके रिपरकशन देश पर, समाज पर, हमारे पर कुछ भी हों तो उसकी हम परवाह नहीं करते। लेकिन क्या ये स्थिति ठीक है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए?
या आपको एक अच्छी सर्विस लेने के लिए, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, आप वहाँ अगर ईमानदार रहते हैं तो क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है? क्या मैं ईमानदार रह के भी मैनेजमेंट डिग्री पूरी करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे रूप से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं? क्या अच्छा अपने परिवार को, अपने माता पिता को, उन्होंने जो मेरे पर तकलीफ़ पा के भी, कर्ज़ा लेके भी मुझे पढ़ाया लिखाया, उनको खुश रख सकता हूँ कि नहीं बाकी उनके समय में? ये सब प्रश्न आपके मन में एज ए स्टूडेंट ही नहीं, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको जब तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब भी उनके सामने ये प्रश्न फिर एक सच्चाई के रूप में सामने आके खड़ा हो जाता है कि भाई क्या मैं जो ईमानदारी के रास्ते पे चला वो ठीक था? शायद मैं ये नहीं करता, अगर बेईमानी का रास्ता अपना लेता तो शायद ज़्यादा खुश होता। आप ही के इस इंस्टीट्यूट के एक मंजूनाथ नाम के स्टूडेंट ने जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हो रही करप्शन के बारे में जब प्रश्न उठाए तो मुझे बताया गया कि उनको गोली से मार दिया गया। क्या वो ठीक थे अपनी जगह? उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। क्या सच्चाई है? क्या हमको करना चाहिए? तो इस पर हम डिबेट शुरू करें आपस में। इससे पहले मैं कुछ अपने तजुर्बे आपसे शेयर करना चाहूँगा। कई बार इस प्रकार से लगता है कि शायद मुझे बेईमानी का पैसा हजम नहीं हो सकता। एक बार एक टेंडर हम भरने गए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर था, तो हम 5 लोग, कोई सप्लाई ऑफ मूंग का टेंडर था, 4 या 5 लोग थे शायद बिडिंग करने में। चारों पांचों ने तय किया हुआ था भी थोड़ा थोड़ा बांट लो, भाव कम नहीं करना। तो उसके हिसाब से टेंडर भर दिया। लेकिन वो सामने जो अफसर था, बड़ा ईमानदार अफसर था, उसको लगा कि ये लोग कुछ गड़बड़ किए हुए हैं, इन्होंने पूल किया हुआ है, तो वो नेगोशिएट कर रहे थे। वो नेगोशिएशन में टाइम निकलता जा रहा था। अब मेरे पास तो जितना पैसा था उससे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का तो मैंने माल खरीद लिया था। लोगों का पैसा देना था। लोग रोज़ तकाजा करते थे, भाई 1 हफ्ते का टाइम होता है पेमेंट करने का, आज 15 दिन हो गए तुम्हें। तो आखिरी मिनट पे मुझे क्या सूझा कि मैंने वो पूल तोड़ दिया, यानी बाकी 4 लोगों से बेईमानी की, और अंदर जाके उसके अफसर से कहा, नेगोशिएशन चल रही थी, सब लोग बाहर खड़े हुए थे, सब बात कर रहे थे। अंदर जाके मैंने कहा, साहब ये बताइए आपको क्या रेट चाहिए, पर आज ही तय करना पड़ेगा आपको। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आज ही तय करिए। उसने मुझे रेट बता दिया, मैंने हाँ कर दिया। उसने ऑर्डर मुझे दे दिया वो सारा, यानी जितनी क्वांटिटी मुझे मिलनी चाहिए थी उसकी सारी की सारी मुझे मिल गई। आप यकीन मानिए कि अल्टीमेटली उस बिज़नेस में मुझे लॉस हुआ, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मुझे भरनी थी, जितनी मेरे हिस्से की थी, पूल में हमने की हुई थी, वो तो ख़रीदी हुई थी, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी 5 गुना ज़्यादा मिल गई तो उसको ख़रीदना पड़ा, भाव बाज़ार में बढ़ गए, नुकसान हो गया। आज भी दिमाग में है, आज ये बात हो गई 40 साल 35 साल पुरानी, फिर भी दिमाग में जहन में है कि बेईमानी का पैसा तेरे लिए नहीं है। लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं कि जी आपने उस फूड कॉरपोरेशन के साथ तो ईमानदारी की, उसके साथ तो बेईमानी नहीं की। लेकिन 4 लोगों से वादा करके बैठ के जो तय किया उससे तो हट गए। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वो नोटिस में आता है,
और वो आगे बढ़ता है। कुछ समय के लिए तकलीफ हो सकती है, ईमानदारी की वजह से कुछ समय तकलीफ आ सकती है आपको, लेकिन लॉन्ग रन में ईमानदारी पे करती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर यही बात मैं कुछ काम करने वाले लोगों से जो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं उनसे पूछूंगा तो वो शायद ना माने इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ भी अपनी कॉरपोरेशन में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि मैं भी अगर मीटिंग लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो शायद बात कह दें, सच्चाई ना बोलें। लाइकेबल ट्रूथ इज सेड इंस्टेड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ। ये तो मैंने आपको एक अपने उदाहरण से बताया। अब आप लोगों का तजुर्बा क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन। सर आई थिंक सर ईमानदारी सर इंटरप्रेन्योर के लिए या सर एक आम इंसान के लिए, सर दोनों के लिए ही बराबर है। सर इंसान बेईमानी से पैसा जरूर कमा सकता है सर, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकता। और एक ईमानदार इंसान इज्जत कमाता है और सर इज्जत कमा कर ही वो आगे लॉन्ग रन में चल सकता है। सर बेईमानी से वो अपने लिए नोटों की गड्डियाँ तो खड़ी कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से वो इज्जत कमाएगा जो उसके मरने के बाद उसकी पुश्तों तक चलेगी। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से और क्या क्या बेनिफिट है ईमानदारी के? You will put 100% effort. You will put 100% attitude in your work. जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ठीक से समझा नहीं पाए। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपकी कामयाब होने के चांसेस 50 से 100% हो सकते हैं। ईमानदार होने का ये फ़ायदा है। सर गुडविल क्रिएट होती है और कस्टमर लॉयल्टी फॉर अ बिजनेसमैन, उसके कस्टमर्स उसके लिए भगवान बोला जाता है होते हैं। वेरी गुड। एंड सर कस्टमर गुडविल क्रिएट होती है और कस्टमर लॉयल्टी मिलती है। हाँ। सर यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि बेईमान आदमी मतलब जल्दी हार जाता है, ईमानदार आदमी नहीं हारता है। हम यहाँ सभी लोग से ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग मैनेजमेंट एजुकेशन करते समय स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेजॉरिटीज ऑफ द पीपल्स आर मॉडिफाई करके अपनी फादर की इनकम शो करते हैं। क्या वो गलत तरीका नहीं है सर? और हम लोग उसके लिए कहते हैं, बात करते हैं। अब हम आपसे बात एक दूसरी पूछते हैं कि आप में से बहुत लोग होंगे और मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम ये भी सोचते हैं कि ईमानदार रहने के बड़े नुकसान भी हैं। जैसे कई बार मेरे पास हमारे एम्प्लॉई आते हैं, बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, तो वो कहते साहब इस बार जो इंक्रीमेंट मिला मुझे मेरी परफॉर्मेंस से कम मिला, इसलिए क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया और मैंने अपने मैनेजर को खुश नहीं रखा, तो ये नुकसान हो गया उनको। एक छोटे इस विषय से लेकर के और बहुत से नुकसान लोग अपने आप में कहते हैं कि ईमानदार रहने के इस युग में नुकसान ही नुकसान हैं। तो आपको कैसा लगता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ईमानदार रहने के? ईमानदार होने के एक और नुकसान जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में झेला, मैंने अपने बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उनके इलीगल एक्टिविटीज़ के, और मुझे जॉब से निकाल दी गई। तो इसकी ईमानदारी की अगर ये मुझे सज़ा मिली, ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की, मुझे मैं कहूँगा कि गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी बेईमानी है। बोलिए बोलिए सर। सोशल एलियनेशन एंड फैमिली प्रेशर्स। मेरा आपसे एक प्रश्न है, इस स्थिति को हम इस देश में कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज की आप युवा पीढ़ी आप बैठे हैं, मैं आई एम नाउ 63 ईयर्स ओल्ड। मुझे नहीं पता कितने दिन रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, कितने साल रहेंगे नहीं रहेंगे, शायद निकल जाएगी। कुछ अपना सच्चाई का वो रखे हुए हैं, कुछ कामयाबी है, तो शायद मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती जो आपको फेस करनी पड़ती है। समय हमारा निकल जाएगा। आप कैसे निकालेंगे? आपके सामने ज़िंदगी पूरी पड़ी है। आपको अपनी ज़िंदगी, आपके आगे आने वाले नस्लों की ज़िंदगी अगर बनानी है तो इस अन्याय को बर्दाश्त मत करिए, इसके सामने आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाएंगे तो सब ठीक होगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए,
सर आपने ही बताया था कुछ देर पहले जो मंजूनाथ जी थे उन्होंने आवाज़ उठाई IOCL में करप्शन के खिलाफ और उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो हम ऐसी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े और हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारे बिना ही रह जाए? देखिए, जोश में होश नहीं खोना, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया हमको। अब आई विश कि वो मंजूनाथ जी ने अकेले जाके दीवार से टक्कर मारने की बजाय 400 हाथ और साथ खड़े कर लिए होते। यहाँ IIM अहमदाबाद में आते, IIM लखनऊ में आते कि भाई मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यहाँ का एलुमनाई हूँ, ये हो रहा है, आप में से कौन लोग हैं मेरे साथ चलने के लिए तैयार? चलिए IOC के उस आदमी को जो बेईमानी कर रहा है उसके दफ्तर में धरना देंगे, उसके साथ बात करेंगे, 400 लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो शायद उनके साथ ये नहीं होता। लेकिन कब लड़ना है, पहले उसके लिए सक्षमता तैयार करनी है, पहले सक्षम होना चाहिए, फिर लड़ूंगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर की जो आग है उसको बुझने मत दीजिए, वेट करिए, तैयारी करिए। आज आप मैनेजमेंट में भी तो आपको सिखाया जाता है ना, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करके आप क्या करते हो, जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको ठीक करते हो, स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाते हो, फिर उस चीज़ को अटैक करते हो। यही चीज़ यहाँ है। सर अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है और उसकी ईमानदारी की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो जाता है, लाइक हम लोग देखते हैं सड़कों पे VIP मूवमेंट होता है, 20 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उस टाइम एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और एम्बुलेंस में मरीज जो है वो टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जो भी ट्रैफिक का सिचुएशन एनालाइज कर रहा है, वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि उसने जैसा VIP मूवमेंट में होता है उसने ट्रैफिक रुकवा दिया 20 मिनट के लिए, लेकिन उसकी वजह से एक देखिए, इस बात का तो अभी हल हम करते हैं आपके ज़रिए, अपने व्यूअर्स के ज़रिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हो सकता है हमारे कुछ राजनीतिक नेतागण, बड़े मंत्रीगण और लोग वो भी शायद इस शो को देख रहे हों, उनसे ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप पहले से अपने कानून बनाइए, अपने सिस्टम बनाइए, जिससे अगर आप गुजर रहे हों और आपकी वजह से ट्रैफिक रुकता है तो एक इंस्ट्रक्शन दीजिए लोगों को कि ऐसी स्थिति में यदि कोई एम्बुलेंस ऐसी कुछ चीज़ है तो उसको मत रोकें, उनको जाने दें, आगे करने दें। ये आपने जैसे आज आवाज़ उठाई इस शो के ज़रिए, हो सकता है कुछ लोग सुनेंगे इसको, हो सकता है इस बात का असर होगा, लेकिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा तो कैसे होगा? तो हो सकता है आपकी आवाज़ शायद आज देश के प्रधानमंत्री को सुने या आपके यहाँ के मुख्यमंत्री को ज़रूर सुने, ताकि वो अपना ठीक कर सके। सर जैसे हम ऑनेस्टी की आज सर हमारा टॉपिक है, तो सर लेकिन सर किसी भी बिज़नेस में सर ऑनेस्टी तो ज़रूरी है, लेकिन सर बिज़नेस में डिसऑनेस्टी भी होती है सर। किसी भी आप उसमें देख लीजिए सर, बिना डिसऑनेस्टी के चल ही नहीं सकता सर कोई बिज़नेस। नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता। डिसऑनेस्टी से काम करने में तकलीफ आ सकती है, आती है, लेकिन काम नहीं चल सके ऐसा नहीं है सर। लेकिन होता है सर बिज़नेस में, सर होता है, लेकिन सर बिज़नेस में ये होता है, चलता है, ये सब जो एडजेक्चर हम लगाते हैं इस देश में, ये सब डिफीटिस्ट एटीट्यूड के जवाब हैं। ये होता है ऐसा, अरे चलता है ऐसा, क्या करें हम, क्या करेंगे? ऐसा मत करिए प्लीज़। अगर ये बात आपको विश्वास है कि होता है ऐसा, तो भी आज के इस शो के सुनने के बाद इस बात को निकालने की कोशिश करिए अपने दिमाग से, तो मुझे मेरा मेहनताना मिल जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑनेस्ट होने के भी फ़ायदे हैं और ऑनेस्ट होने के नुकसान भी हैं, लेकिन उसमें से अगर आप ऑनेस्टी का रास्ता चुनते हैं, वो एक कठिन रास्ता है। आपको कठिन रास्ते पे चलने में तकलीफ़ है, तो कितने दिन उस रास्ते पे चल पाएंगे, ये एक सोचिए। मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा, जो ये शो मैं कर रहा हूँ, जगह जगह जाके भी कर रहूँगा, मुझे कोई इसमें से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई मेरी TRP नहीं बढ़ रही है टेलीविज़न की, या मुझे उसमें कोई एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यू मिलेगा, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है
मुझे भगवान ने कामयाबी दी है, उसका फ़ायदा सब लोगों तक पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो मैं इसको वाइंड अप करते हुए मैं एक मुहावरा आपके साथ गाना चाहूँगा, अगर ठीक लगे तो साथ दीजिए। जितने बाजू उतने सर, जितने बाजू उतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, सुन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। जो आदमी बेईमानी करने वाला है वो दुश्मन आपका, उसके लिए कह रहे हैं हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। नहीं पसंद आई गल थानू? नाल नहीं गा रहे तुसी? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।